डॉक्टर प्रयागराज, ये यूट्यूब चैनल है। आज हम पीजीटी फिजिक्स के पीआईक्यू का एनालाइज करेंगे। तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट टर्म आ रहे हैं उन्हें वन लाइन में लिखते चलिए। पेपर बहुत सिंपल होता है पीयूपी पीजीटी का, वन लाइनर में होते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप उसे टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, when the plate voltage applied to a diode valve is changed from 48 volt to 50 volt, the plate current increases from 60 milliampere to 70 milliampere. What is the dynamic plate resistance of diode? ऑप्शन ए है 200 ओम, ऑप्शन सेकंड है 180 ओम, ऑप्शन थर्ड है 150 ओम एंड ऑप्शन फोर्थ है 120 ओम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सामने से दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जनरली आप देखिए, एक तो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, तो आप तो इसको ओम लॉ से भी जा सकते हैं। अगर आपको प्लेट के बारे में, डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस, क्योंकि हर कोई देखिए हर डिफिनेशन आप रट के नहीं चल सकते। ठीक, इसका मतलब होता है कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस है, ये इसकी फार्मूला है। बट अगर आपको ये नहीं पता है तो डायरेक्ट आप ओम लॉ से भी आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर हम लोग की इसकी कंडीशन क्या है, एट ऑल फिजिकल कांस्टेंट, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती थी वो सारी की सारी कांस्टेंट होने पर इनको हम मेजर करते थे। अगर दो क्वांटिटीज सेम हों तो भी तो नहीं मेजर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा I इंटू आर। आर क्या था यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओम्स के लॉ में आर जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इससे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। हियर डेल्टा V कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट माइनस 48 वोल्ट, कितना हो गया ये, 2 वोल्ट। चलिए करंट कितना है, चेंज इन करंट दैट इज 70 माइनस 60 मिली एम्पियर है। ये मिली एम्पियर मतलब 10 मिली एम्पियर हो गया। अब प्लेट रेजिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 2 अपॉन 10 मिली, ओके, एम्पियर इसे वोल्ट में। तो जब हम इसे ओपन करेंगे 2 इंटू 10 की पावर 3, नीचे को ऊपर ला दिया एंड 10, तो ये हो गया आपका, ऊपर गया 200 ओम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज 200 ओम। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द मीन कैनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज। ऑप्शन फर्स्ट है kT अपॉन 2, ऑप्शन सेकंड है 3 kT अपॉन 2, ऑप्शन थर्ड है 3 RT अपॉन 2 एंड ऑप्शन 4 है RT अपॉन 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आपको पीजीटी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, केबीएस में भी मिल जाता है, केबीएस पीजीटी में, और यूपी टीजीटी में भी, यूपी केबीएस पीजीटी टीजीटी में मिलता है। सारे एग्जाम्स में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इसका जो वर्ड है ना वहाँ बहुत ज्यादा लोग अलग तरह समझने लगते हैं। जैसे इसमें 2 थ्योरी आती है, एक है इक्वा पार्टीशन की थ्योरी। इक्वा पार्टीशन की थ्योरी क्या है, इक्वा पार्टीशन थ्योरी, इक्वा पार्टीशन थ्योरी इसके अनुसार क्या है, each particle, each molecule of each molecule, moles नहीं, just इक्वा पार्टीशन थ्योरी के अनुसार each particle have a each molecule, इधर लिख देता हूँ, the mean kinetic energy, the mean kinetic energy, the mean kinetic energy of
each molecule of each molecule is 1/2 kBt, वो k उसी का है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, is equal to kBt is equal to kBt, where k is a बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये किसका थ्योरी है? इक्विपार्टीशन थ्योरी। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द 1/2 kT, लेकिन अगर ये मोल में हो जाए जैसा कि इस क्वेश्चन में है मोल में, तो हम लोग अवोगाड्रो रूल के हिसाब से जानते हैं कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर 1 एनी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितना होता है एवोगाड्रो नंबर? 6.6022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स इसमें हो जाएंगे। तो इसकी वजह से इसमें जो एक का इतना है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा? 1/2, एक का इतना है, तो सारे का अगर मोल एक मोल का लेंगे तो दैट इज Na। ये कितना हो गया? 1/2 Kn इंटू टी, और ये जो Kn है इसी को बोलते हैं R। Here R is equal to Kn and it is a gas constant, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू आपको पता है 8.33 लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 मोल में जो है कितने आया? 1/2 RT। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत बार चैलेंज किया जाता है, हर एक एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसे चैलेंज किया जाता है, और बोर्ड जो है वो सीधा बात इसी बात पे करता है कि भाई इक्विपार्टीशन थ्योरी के हिसाब से इसकी वैल्यू 1/2 kT है, और मोल में अगर बात करेंगे तो 1/2 RT है। यहाँ पे हमको राइट आंसर क्या है? 4। ये राइट आंसर दिया भी गया था, लेकिन लोगों ने बहुत चैलेंज किया था फर्स्ट के लिए। ठीक, यहाँ देखिए मोल है, मॉलिक्यूल नहीं है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। 1 मोल ऑफ गैस और एक मोल में एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो एवोगाड्रो का नियम है, और उन्होंने जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसे ही कैलकुलेट किया था, तो वो एवोगाड्रो का वहां से नियम आ जाता है। तो इसमें 3 लॉ मैच कर जाते हैं। अगर आपको तीनों पता है तभी आप आंसर करिए, या तो फिर आप इसको रट के बैठ रखिए, तब आंसर कर पाएंगे। ठीक, तो इसको 1 लाइन का है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए लाइन टू लाइन कि इसकी वैल्यू अगर मोल है तो RT/2, अगर मॉलिक्यूल है तो 1/2 kT। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ 20 एम्पियर। ऑप्शन ए है 3 इंटू 10⁻5 टेस्ला, ऑप्शन सेकंड है 4 इंटू 10⁻5 टेस्ला, ऑप्शन थर्ड है 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला, एंड ऑप्शन 4 है 6 इंटू 10⁻5 टेस्ला। सिंपल से क्या है, कंप्यूट करना है। मैग्नेटिक इंडेक्स पूछ रहा है हमसे, मैग्नेटिक इंडेक्स, तो बी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है किसके लॉन्ग में? लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, लॉन्ग है ना, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक, एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट सीधे डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, इन एयर फ्रॉम अ 10 सेंटीमीटर, इज दैट द पॉइंट इज अ P, और करंट कितना फ्लो हो रही है इसमें? दैट इज अ 20 एम्पियर। तो आपको दिया हुआ I इज इक्वल टू 20 एम्पियर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर इज R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब फार्मूला आप जानते हैं स्ट्रेट वायर के लिए क्या है? B इज इक्वल टू μ0/2 पाई I/R। इसको कैलकुलेट भी करना आता है, दूसरा फार्मूला भी इसका, इसको कैसे निकाला जाता है? μ0/4 पाई I/R अपॉन इंटू साइन थीटा 1 प्लस माइनस साइन थीटा 2। तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सीधे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर पॉइंट दिया होता जिससे यहाँ दूरी देता तो उसको हम ये कैलकुलेट करते। सपोज दैट यहाँ की वैल्यू जो है वो 2I है, एंड दैट इज 2 to 2 कट गया। ये इस कंडीशन में जो कि एंगल 90 डिग्री पे है, ठीक, एक 90 है और एक 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री दे देगा -1 और ये 1 दे देगा तो प्लस हो जाएंगे, दैट विल बी कट टू दिस।
ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो चलिए सिंपली ये क्वेश्चन आंसर करते इसमें रख दीजिए। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई इंटू करेंट क्या है 20 एम्पियर, करेंट है हमारा 20 और डिस्टेंस है 10 इंटू 10⁻⁻2। कट करिए इसे 2 to 4 d इज इक्वल टू, और ये 2 10 to 2 तो 2 दूनी 4 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, दैट इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट। फॉर्मूला याद रखिए, नहीं आता एक फॉर्मूला याद रखिए, उसके जरिए ध्यान रखिए कैसे निकालना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द क्रिटिकल एंगल इज द मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, फ्रॉम ऑप्शन ए है वाटर टू एयर, ऑप्शन सेकंड है ग्लास टू एयर, ऑप्शन थर्ड है ग्लास टू वाटर एंड ऑप्शन फोर है एयर टू वाटर। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्रिटिकल एंगल का, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल क्या कॉन्सेप्ट क्या है लाइट में? अगर कोई ये मेटल सरफेस है, ठीक, ये मान लीजिए इसके एक मीडियम N2 है, ये N1 है, ये इस पे एक आप अभिलंब खींच ले लीजिए, नॉर्मल है। अगर कोई लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, ध्यान रखिएगा कंडीशन नंबर 1, डेंस टू रेयर में जाए, और डेंस में रेयर मतलब N1 अपॉन N1 मच ग्रेटर देन N2। ठीक, यहाँ पे ऐसे लाइट एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करे, जहां से एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करे जहां से ये जो लाइट है इसकी पैरेलल या पुनः इसी माध्यम में वापस लौटा है, ये इसकी पैरेलल हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल पे जाने के बाद ये इसमें ट्रैवल नहीं करेगी, ये रिफ्रैक्शन में नहीं जाएगी, ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, नो रिफ्रैक्टेड, इट विल बी पैरेलल टू द सरफेस और पैरेलल टू सरफेस क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहां पर लाइट एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करती है जिससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सरफेस की पैरेलल निकल जाती है, बल्कि ना कि वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक, इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/n। अगर 1 to 2 जा रही है तो 1 2 लिख सकते हैं, 1 and 2। ठीक, इसको लिखते हैं। अब थीटा अगर आपको निकालना हो तो 1/साइन इनवर्स, चलिए इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए साइन एंगल इज डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, सपोज दैट थीटा इज द वेरी लेस वैल्यू देन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। क्रिटिकल एंगल विल बी मैक्सिमम, क्रिटिकल एंगल will be maximum when refractive index will be minimum, refractive index will be minimum, क्लियर? इतना तो है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिनिमम है? तो वाटर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं? n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड speed of light in that medium. Refractive index is defined as the speed of light in a vacuum to the speed of light in that medium is known as the refractive index of that medium. Simple formula. तो यहाँ पे हमें दो मीडियम दिए हुए हैं, रेयर टू डेंस में जाना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किस कंडीशन में होगा वो हमें ध्यान है। यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट कर रहा है कि वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जब वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। ठीक, तो ये देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1 है वाटर टू एयर। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि डेंस टू रेयर कौन कौन से ऑप्शन है। आइए, वाटर टू डेंस, हाँ ये डेंस है, वाटर डेंस है, एयर रेयर है, तो ये हो सकता है। ग्लास टू एयर, ग्लास डेंस है, एयर रेयर है, तो हो सकता है। ग्लास टू वाटर, हाँ दोनों रेयर हैं, दोनों डेंस हैं, तो हो सकता है। एयर टू वाटर ये नहीं हो सकता। क्रिटिकल कंडीशन एंगल में ये ऑप्शन खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट जा रही है वो
रेयर टू डेंस जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये कंडीशन पहले ही कट गई। ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट आंसर। अब देखिए, अब 3 बचे हैं। अब वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है और एयर की नियरली 1.3 के आसपास, और वाटर की और जो एयर की है 1 है, तो इनके बीच में जो गैप है वो 0 पॉइंट समथिंग 3 के आसपास, 33। इसी वजह से इसमें जो वेरिएशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज कर रही है लाइट को, वो सिर्फ इस हिस्से तक कर रही है। ठीक, इतना ज्यादा कर दी। आइए इधर देखते हैं, तो 0.34 है, 4 है सर। ग्लास टू एयर में जाइए, ग्लास के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 के आसपास है, और एयर की वैल्यू 1 है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, वो कितना है 0.5। और एयर टू ये तो कट ही गया। अब यहाँ आइए, ग्लास का जो है 1.5 है और एयर वाटर का 1.3 है, इन दोनों का जो वेरिएशन लेंगे तो कितना आ रहा है 0.2। मतलब अगर लाइट ग्लास से वाटर में जाएगी तो बहुत कम वेरिएशन उसके अंदर होगा। ठीक, बहुत कम उसका जो पाथ है, जो ट्रैवलर है, वो डेविएट होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। ये क्या है, N2/N1। यहाँ पे हम ये क्या है, N2/N1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत कम वेरिएशन होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज अ थर्ड, दैट इज ग्लास टू अ वाटर। ग्लास टू अ वाटर, the critical angle is maximum when travels from the glass to water। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा आंसर आ जाए, उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हो जाएगा। उस तरह क्वेश्चन आए तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। ठीक, उसके बाद कौन सा आंसर आपका सही। अगला प्रश्न, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.12 मिलीमीटर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइक विथ स्पेलिंग, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जनरली ये। ठीक, यंग डबल स्लिट है, तो एक स्लिट ये हो गई और दूसरी स्लिट ये हो गई। यहाँ से ऐसे बनते हुए ले निकलेंगी सर्कुलर। ठीक, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द सेपरेशन बिटवीन द, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन, स्मॉल डी दिया हुआ, सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज 0.12 मिलीमीटर। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेव लैम्डा इज इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम, फीट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। थर्ड दिया है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। सपोज दैट यहाँ पे इसकी स्क्रीन है, इस सोर्स से 1 मीटर की दूरी पर स्क्रीन है, 1 मीटर, दैट मीन्स कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर। सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइटनेस, मुझे ये सेंट्रल है इसका, ये ब्राइटनेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ब्राइटनेस होगा। डार्क ब्राइटनेस ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर सेंट्रल अगर ब्राइट है तो अगला वाला डार्क, उसके बाद ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऊपर नीचे सेम कंडीशन। अगर सेंटर वाला डार्क है, कुछ कुछ कंडीशन में ही आता है, यहाँ नहीं है, यंग में सेंटर पॉइंट लाइट ब्राइट होती है। ठीक, इस कंडीशन में हमें फॉर्मूला रखना है, तो सेपरेशन बिटवीन द ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब फ्रिंज विड्थ तो पूछ रहा है भाई, यहाँ और यहाँ का पूछ रहा है, बीच वाला हिस्से को नहीं पूछ रहा है, तो इसी को तो फ्रिंज विड्थ कहते हैं, और ये डिफाइंड होता है डी डब्ल्यू से। तो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज 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 विड्थ क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बस आप वैल्यू रख दीजिए, आपको याद है फार्मूला, बस वैल्यू रखते जाइए। तो कैपिटल डी 1, लैम्डा 5893 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और ये स्मॉल डी का वैल्यू क्या है आपकी, तो ये है आपका स्मॉल डी, दैट इज गोइंग टू 0.12 इंटू 10 की पावर -3 मिलीमीटर है। इसको जब सॉल्व करेंगे
करिए, पहले तो इसको काट डालिए। तो 5893 इंटू, तो ये देखिए 10⁻³ है, इसको आगे लाएं 10⁵ हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए 12 से, 10⁻⁵ ऊपर लाएंगे तो -5 बच जाएगा। अब 12 से 12 है, ये 12 से कट करेंगे तो 12 चौक 48, 60, 12 चौक 48, देखिए 5 से 60 हो जा रहा है, 2 कम हो जा रहा है, 10, 109, 12 28, 12 9 108, 8 12 9 108, 19, 12 1 कम 12, 12 6 7 73, 12 8 96, 12 5 7 12 6 72, 72, 72 40, 12 36, इस तरह की ये वैल्यू देता चला जाएगा -5। तो ये 4.9, ठीक, ये वैल्यू जाएगी। इसको जब लाएंगे आप, यहाँ पे कट रहा है ना, अब इसको ओपन कर दीजिए तो 3 नहीं यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, क्योंकि 2 अंक तो यहाँ बढ़े, हम यहाँ पे था 10 और यहाँ से यहाँ बढ़े 2 अंक, तो 4.9 हो गया, तो ये हो गया आपका 4.91 मिलीमीटर। आप जब भी पेपर सॉल्व करिए, पहला वर्ड आया वहीं पे आंसर क्लिक करके 4 आया, ये देखिए आपका 4 आया, यहाँ पे आंसर क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन राइट थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, और आगे निकल जाइए। टाइम लॉस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिया हो। इसमें होता ही क्या है, पीजीटी पेपर में आप क्वेश्चन पेपर देखिए तो 25-30 क्वेश्चन 1 लाइनर वाले होते हैं, आप सीधे टच करिए और निकल जाइए। और 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टाइम लेंगे, कुछ ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे उनके लिए बचा के निकलिए। तो शॉर्ट वालों को आप जल्दी निकालेंगे तभी बड़े वाले क्वेश्चन को फास्टली कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। The sensitivity of Wheatstone bridge is maximum when option first P upon Q is equal to R upon X, option second P upon Q R upon equal to X, P equal to Q and R equal to X, third है P equal to Q equal to R equal to X and fourth is none of this। तो Wheatstone bridge पहले समझ लेते हैं क्या है। Wheatstone bridge क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का टेक्निक है, यही है Wheatstone bridge, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने की टेक्निक है। इसमें 5 रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है एक ब्रिज के फॉर्म में, ये लिए ये आ गया, ये आपके सपोज ये आपके पॉइंट इंड पॉइंट है, टर्मिनल है ए एंड बी, ये आपका सी एंड डी हो गया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, थर्ड वाले को न्यूट्रल कर देते हैं, दैट विल बी वर्क एज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो 4 रेजिस्टेंस हो गए, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, एक्स। तो यहाँ पे आपको अगर पी क्यू आर दिया हो तो आप एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, सपोज पी एफ क्यू, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या कहती है कि अगर इफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स है, तब क्या है, सिस्टम बैलेंस है, सर्किट बैलेंस है, सर्किट बैलेंस्ड है। लेकिन ये सर्किट पी अपॉन क्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा बैलेंस कब होगी, जब इनकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाए, डायरेक्ट 1 हो जाए। इससे क्या होगा कि ईरर जो आएगा ना, जो ईरर होगा वो 0 हो जाएगा, ईरर जो होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू सपोज दैट 2 है, आपने 2 मेजर किया होगा तो करेक्टली मेजर नहीं होता, और यहाँ 2.1 है, तो ये गोइंग टू देयर बाय समथिंग अ डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक। तो यहाँ पे बहुत कम होने की वजह से हम इनको इक्वल ले लेते हैं रेशियो में। लेकिन अगर ये वैल्यू पी अपॉन पी आ जाए और आर अपॉन आर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये 100% बैलेंस्ड हो जाएगा, थोड़ी सी भी इसमें एरर नहीं आएगी, और ये जो हमने डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया है वो पूरी तरह से एक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा। इस वजह से इसके जो रियल जो इसकी एक्यूरेट राइट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स। और अगर इसकी वैल्यू कुछ दिया होता 1 या 1 10 समथिंग लाइक दैट एनीथिंग, तो ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होती। इसकी वजह से इस कंडीशन पे व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस कंडीशन में आप एक्स को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली निकाल पाएंगे। सेंसिटिविटी क्या है,
एक्यूरेसी के बारे में बात करता है। हाँ, इतना तक तो आप 100% एक्यूरेट बता पाएंगे। तो ज्यादा एक्यूरेसी किसमें आ रही है? हम लोगों ने किताबों में जो पढ़ा है वो ये है आपका P/Q=R/X। हर जगह आपने यही रेशियो पढ़ा है। कॉन्सेप्ट समझिए कि जिसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसा कब होगा? जब चारों वैल्यू इक्वल हो जाए। ऐसा होगा तो सबकी वैल्यू 1, एरर वाला सिस्टम खत्म, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इससे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो P/Q, P=Q=R/Y=X, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये बुक में पढ़ा है आपने, वो भी सही है, बट ज्यादा सेंसिटिविटी किसमें आ रही है? थर्ड वाले में। ठीक, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑप्शन ए है 40.6%, ऑप्शन सेकंड है 50%, ऑप्शन थर्ड है 81.2%, ऑप्शन फोर है 100%। तो सिंपली रेक्टिफिकेशन आपको पता है कैसे डिफाइन किए? रेक्टिफिकेशन 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 में क्या कंडीशन है? रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? पावर, पहले ऊपर आउटपुट ले लेते हैं, एफिशिएंसी बतानी है ना, तो आउटपुट कितनी है और हमने इनपुट कितनी दी है। रेक्टिफिकेशन क्या करता है? डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर का वर्क यहाँ समझ लीजिए, रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन। ऐसे याद रखिएगा, पूरा मन लिखा करिए कि द कन्वर्जेशन ऑफ डीसी टू द डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। ठीक, तो शॉर्ट रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। दूसरा आपको याद रखना हो तो डायग्राम बना के याद रखिए कि आप इसी में वेव देते हैं और यहाँ मान लीजिए आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ रेक्टिफायर में क्या होता है? दो डायोड जुड़े होते हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर वाला मिलता है। ठीक, तो दैट विल बिकम द एसी, और ये क्या था? डीसी। तो डीसी टू एसी में कन्वर्जन इज नोन एज अ रेक्टिफिकेशन। और वर्क किसका है? ये रेक्टिफायर का। दो हैं, दो डायोड हैं, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। और अगर चार डायोड लग जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रेक्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। आप हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी पढ़ेंगे तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पे हर एक चीज को एक लाइन को हम लिख देंगे कौन कौन सी चीजें इसमें याद रखनी है। तो एक तो रेक्टिफिकेशन है, तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तीन वैल्यूज हैं, उनको याद रखना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है रेक्टिफायर के लिए, रेक्टिफायर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, the maximum intensity, the maximum rectification, maximum rectification, maximum rectification जो होती है वो होती है आपकी 40.6%। और यही जब हम फुल के लिए देते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर, या और कोई आएगा अगर जो इस फुल वेव से भी आगे है, तीन ही है तो दो तो ये होगा, एक और बचा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफायर, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन कितना होती है? 81.2%। ठीक, तो फुल के लिए 81, हाफ के लिए 40। ठीक, ये ध्यान रखिए, इसमें एक रेशियो भी है और एक और क्वांटिटी है, तो वो दोनों को आपको बताना है कौन कौन से हैं। कॉन्सेप्चुअल वीडियो में तो मैं वहाँ डालूंगा ही अच्छे से। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, दैट इज द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन efficiency of a full wave rectifier is a 40.6%, while a maximum rectification efficiency of a full wave rectifier is 81.2%. Clear? Next question. Two interfering waves have intensity in the ratio 9:1. ठीक, two intensity. तो इंटरफेरिंग वेव इंटेंसिटी I1 I2 जो रेशियो है दैट इज 9:2. The ratio of maximum and minimum intensity in the interference pattern will be I max upon I minimum. What will be? सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये क्या है? E is the amplitude, I is the
इंटेंसिटी। इससे क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, एक साल गैप करके पूछता है, आप पेपर देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है लाइट का कि भाई इंटेंसिटी कितना होने पे एम्पलीट्यूड क्या इफेक्ट कर रहा है। तो कभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है, तो कभी ये वेव के फॉर्म में आता है, इंटरफेरेंस के फॉर्म में आता है, लेकिन आएगा जरूर इस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ। चलिए, तो आई मैक्स क्या होता है, आपने इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है विद स्क्वायर, और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आई मिनिमा इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा आता है, वो वाला कॉस थीटा को चेंज कर देते हैं तो -1। चलिए यहाँ पे देखिए I1/I2 दे रखा है, I1/I2 इज इक्वल टू 9:1, तो इससे लिख सकते हैं हम A1/A2 का स्क्वायर टू स्क्वायर। यहाँ क्या मिल गया, A1/A2 की वैल्यू हो गई 3/1, दैट इज द A1 इज इक्वल टू 3A2। क्लियर, देखते हैं। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, रखी वैल्यू, एवं जगह 3A2 प्लस A2 स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 3A2 माइनस A2 स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ गया, ये 3 1 4 4 4 16 A स्क्वायर अपॉन 2 2 4 A स्क्वायर, सही जा रहे हैं, कट कर दीजिए 4:1, दैट इज योर करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं किया, सीधे फार्मूला रखा हमने, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द 4:1। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, दो लॉ है इनके भैया, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है पहला लॉ, करंट लॉ क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर करंट आ रही है बहुत सारी, तो यहाँ से जाने वाली करंट के बराबर होती है। मतलब अगर I1 और I2 आ रही हैं और I2 और I4 जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये इनका स्टेटमेंट है, मतलब किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट ऑफ दैट पॉइंट। दूसरे फॉर्म में इसको प्रूफ कैसे करते हैं, भाई करंट की डायरेक्शन होती है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है क्या स्केलर है, चलिए बताइए तो, इलेक्ट्रिक करंट इज इट वेक्टर और इज स्केलर और वेक्टर, आंसर करिए। इट इज नॉट, आंसर इज इट इज अ टेंसर। व्हाट्स मीनिंग ऑफ टेंसर, इट हैव डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होती है, क्या डायरेक्शन होती है, अपोजिट दी इलेक्ट्रॉन, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन साथ में ये जो है करंट, ये स्केलर है, टेंसर नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्शन तो होती है, बट ये आपका स्केलर है, जो दूसरा याद आ गया था। तो डायरेक्शन क्या करता है, ये जो है, जो एडिशन लॉ है वेक्टर का, ये वाला ट्रायंगल एडिशन लॉ, इसको ये फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल वेक्टर लॉ, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ पे आप जिसको करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो उसको माइनस कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू आई ऐसे ही लिख सकते हैं, I1 I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर पूरे टोटल करंट क्या होगी, 0 होगी, और ये प्रूफ हो गया कि किरचॉफ करंट लॉ इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से इसको प्रूफ कर देते हैं। तो करंट लॉ क्या है, किसी भी पॉइंट से इनकमिंग करंट आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउट गोइंग या लिविंग द पॉइंट, दैट इज अ किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा क्या है कि अगर कोई सर्कुलर लूप है, यहाँ वोल्टेज लगा दिया, सपोज दैट एक और बढ़ा देते हैं, ठीक, तो इस लूप में, ये क्लोज लूप है, इसका अंदर जो वोल्टेज होगा, समेशन V इज इक्वल टू आई आर, दैट विल बी इक्वल टू 0, समेशन V इज इक्वल टू आई आर विल बी इक्वल टू 0।
V इज इक्वल टू समेशन आई है। ठीक, जो भी रहेंगे सबका टोटल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। किसी भी क्लोज्ड एनी क्लोज्ड ऑफ एनी क्लोज्ड सर्किट, एनी क्लोज्ड लूप have will have total potential will be 0, will have zero potential, will have zero potential. Yes, sum of the potential will be 0, that's why it is the Kirchhoff voltage law. अब यहाँ पे आप बताइए कहीं पे भी ऐसा आया कि करंट में डायरेक्ट हो या ये वाली कंडीशन हो या सिर्फ ऐसे जा रही हो, डायरेक्ट हो या अल्टरनेटिंग हो, नहीं आया। भाई किसी भी पॉइंट को डायरेक्ट करंट आए, किसी डायरेक्ट सोर्स से निकल के आए या इससे आए, ठीक, तो वो किसी भी पॉइंट पे आई और वहां से चली गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई डीसी सोर्स से आ रही है या एसी सोर्स से आ रही है। ठीक, तो किरचॉफ जो करंट लॉ है, दोनों किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों क्या है, एसी और डीसी दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। इस थर्ड किरचॉफ लॉज are applicable to the AC as well as DC. अगला प्रश्न है the magnetic susceptibility of dimagnetic material is, तो magnetic susceptibility ऑप्शन फर्स्ट है स्मॉल एंड नेगेटिव, ऑप्शन सेकंड है स्मॉल एंड पॉजिटिव, ऑप्शन थर्ड है लार्ज एंड पॉजिटिव एंड ऑप्शन फोर्थ है लार्ज एंड नेगेटिव। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन कैसे होती है ये भी देख लीजिए, बहुत आराम से आ जाएगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज magnetic susceptibility कायम, ये ऐसे डिफाइन होता है, एक्स से नहीं होता है, ये कायम होता है, इज इक्वल टू एम अपॉन एच। ये जो है अप्लाइड मैग्नेटिक वोल्टेज है। तो डिफाइन क्या होता है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इटसेल्फ, मैग्नेटिक मटेरियल या जो भी मटेरियल उसका जो मैग्नेटाइजेशन खुद का है उसका, टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड is known as a magnetic susceptibility, is known as magnetic susceptibility, is known as magnetic susceptibility। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखिए तीन आपके एलिमेंट हैं, क्या क्या, डायमैग्नेटिक, दूसरा क्या आपके पास पैरा मैग्नेटिक, तीसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक केस में क्या होता है, जब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये उसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, उसका अपोज करते हैं। इस वजह से इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक की वो होती है इज इक्वल टू नेगेटिव एंड स्मॉल। ठीक, बहुत ज्यादा नहीं होती, ये नहीं कि -57, 38, जैसे नॉट, नियरली अबाउट टू नियर टू 1, -0.03, ऐसे एल्युमिनियम का -0.00025, कॉपर, इस तरह से वैल्यू होती है। दिस इज द नेगेटिव एंड स्मॉल। तो डायमैग्नेटिक की क्या होती है, डायमैग्नेटिक हो गया स्मॉल एंड नेगेटिव। अब पैरा पर समझ लीजिए, पैरा का क्या होगा, पैरा का कायम इज इक्वल टू, पहले तो पॉजिटिव होती है एंड स्मॉल होती है। तो फेरोमैग्नेटिक का क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है एंड लार्ज होती है, पॉजिटिव एंड लार्ज। क्यों, इसकी जो एम की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। इसके जो स्पिन है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं, उनकी डायरेक्शन होती है रोटेटेड होते हैं। ठीक,
तो जैसे इनको मैग्नेटाइज किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन में सीधे या तो अपने चले जाते हैं या तो उसको अपने डायरेक्शन में आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है, एक्सेसिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है और जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में तुरंत ओरिएंट कर जाती है। इस वजह से पैरामैग्नेटिक बहुत ज़्यादा लार्ज एंड पॉजिटिव है। पैरामैग्नेटिक पॉजिटिव है बट स्मॉल है, डायमैग्नेटिक पॉजिटिव है एंड स्मॉल है बट नेगेटिव है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो होता है कि इनका टेम्परेचर से क्या डिपेंड रिलेशन है। तो डायमैग्नेटिक का क्या है, टेम्परेचर डायमैग्नेटिक अगर है ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और दूसरा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पारा के लिए जो होता है वो यूनिवर्सली टेम्परेचर होता है। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरो में जो होता है इसमें एक लॉ आ जाता है 1/T माइनस थीटा। तो जनरली ये भी इज इक्वल टू T माइनस थीटा, थीटा इज अ विस कांस्टेंट। तो आप इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। देखिए इससे दो क्वेश्चन आते हैं। इसी देखिए इस बार आपको डायमैग्नेटिक आया ना, अगली बार आपको या तो फेरो या पारा आएगा ही आएगा, सेम क्वेश्चन यही आएगा देखिएगा आप पेपर में। और या तो टेम्परेचर फॉर्म में पूछेगा तो पारा है कि फेरो है, कौन किस पे कितना डिपेंड कर रहा है ये पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप पेपर को एनालाइज करिए, आप खुद समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद आया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक रेडिएशन लॉ रेड्यूस टू द विन्स लॉ। ऑप्शन ए है हायर वेवलेंथ, ऑप्शन है सेकंड है लोअर वेवलेंथ, ऑप्शन सी है हायर वेवलेंथ टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है लोअर टेम्परेचर। तो पहले तो ये देख लीजिएगा आपका विन्स लॉ है क्या। विन्स लॉ क्या है, लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज अ बी विच इज नोन एज अ विन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 0.8 या 2.831 × 10⁻³ ओके मीटर केल्विन इसकी वैल्यू होती है। आइए अब बताइए आप मुझे कि यहाँ जो रिलेशन है ये मैक्सिमम कौन सी है मिनिमम कौन सी है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा अगर कर दें तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। अब अगर एनर्जी ज्यादा हो गई एच न्यू तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। तो अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। क्लियर। इसलिए जो विन्स लॉ है ये बता जाता है λm × T इज इक्वल टू बी, और ये जो λm है ये क्या है मिनिमम वेवलेंथ। क्यों किस पे होगा ये, जब रेडिएशन उससे निकलेगा एट अ हायर टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा एट हायर टेम्परेचर। भाई ब्लैक बॉडी जब जितना ज्यादा गर्म होगी उतनी छोटी वेवलेंथ को रिलीज करेगी, उस केस में आता है आपका विन्स लॉ। तो प्लांक रेडिएशन लॉ यहाँ पे कन्वर्ट होता है फॉर अ मिनिमम वेवलेंथ, दैट मीन्स अ लोअर वेवलेंथ, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ लोअर वेवलेंथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a photoelectric effect, the rule of emission of photoelectrons depends on ऑप्शन ए है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। आपको बताया हूँ मॉडर्न फिजिक्स में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, पीजीटी में तो 100% है, पीजीटी में भी क्वेश्चन आएगा ही। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक इसकी खोज किसने की, हर्ट्ज ने, दूसरा नोबेल प्राइज मिला है न्यूज को अल्बर्ट आइंस्टीन को, किसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसमें 5 इन्होंने पॉइंट दिए हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 बताऊंगा, बाकी आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो में देखिए, वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कैसे कैसे ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल रहने दीजिए, सारी चीजें अगर क्वेश्चन बता देंगे तो कॉन्सेप्चुअल में क्या रहेगा। ठीक, तो पहला देख लेते हैं, ये है वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, वर्क फंक्शन। ठीक, कोई मेटल सरफेस अगर लाइट सफिशियंट इंटेंसिटी होनी चाहिए, सफिशियंट कंडीशन देखते चलिए, सफिशियंट इंटेंसिटी
मतलब कि इतना भी कम ना हो जाए कि लाइट इस पे गिरे ही ना। तो सफिशिएंट इंटेंसिटी से अगर लाइट इस पे गिर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? नंबर 2 यहाँ पे कॉन्सेप्ट जाता है नो टाइम लॉग, नो टाइम लैग। मतलब जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की, सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जो इस वाले हिस्से में होंगे, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकल जाएंगे। ठीक, तो वर्क फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ जाता है कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसकी फार्मूला भी है, ठीक, उसको आगे देख लिया जाएगा। फाइव इक्वल टू एच न्यू जीरो, इतनी तो आनी चाहिए, इससे कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा टाइम लॉग है। अब ये तीसरा कंडीशन लास्ट वाला आता है आपका, मतलब तीसरा मान लेते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी से जो रिलेटेड है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे दो रोल निभाती है। पहला क्या है? सफिशिएंट ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे आनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर सफिशिएंट ऑफ इंटेंसिटी और एनर्जी नहीं आएगी, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसको समझ लीजिए पहले, सबसे सिंपल, सबसे आराम समझना है, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर ज्यादा आएगी, मतलब कम क्षेत्रफल पे ज्यादा एनर्जी गिरेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि तभी वहां के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो वहां आगे मूव करेंगे। ठीक, तो इंटेंसिटी के दो ही काम होते हैं फोटो इफेक्ट में। एक तो है कि भैया फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालना, प्रोड्यूस करना, और दूसरा होता है फोटो करंट से जुड़ा हुआ, फोटो करंट। तो फोटो करंट कंडीशन में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। अगर सर्किट पूरा है तो फोटो करंट तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंसिडेंट के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे अगर इंटेंसिटी फोटो करंट अगर यहाँ पे इंटेंसिटी कम गिरेगी, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो रोल ऑफ द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज डिपेंड ऑन द ओनली रोल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ द रोल ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक, इंटेंसिटी पे ही आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन कहाँ से है? जब मेटल सरफेस से निकल रहा है, दैट इज अ वर्क फंक्शन कंडीशन है, दैट इज एच न्यू जीरो। या दूसरा आ जाता है कि एच न्यू इज इक्वल टू आइंस्टीन कंडीशन कौन सी है? फ्रीक्वेंसी कंडीशन एच न्यू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पे कंडीशन है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन निकले तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्या चाहिए? इंटेंसिटी। ठीक, तो दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in RMS potential difference across a 15 kilo ohm resistance is 16 volt, the maximum current flowing is। RMS voltage potential difference दिया हुआ है भी RMS क्या है? 16 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा है 15 किलो ओम। पूछ रहा है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का मतलब पीक करंट है, और क्या? पीक करंट। तो पीक करंट क्या है? I0। तो यहाँ RMS दिया हुआ है, यहाँ से हम पीक वोल्टेज निकालने सीधे ओम लॉ लगा देंगे, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी। पीक वोल्टेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2। अगर V0 पीक वैल्यू निकालना हो तो VRMS से मल्टीप्लाई कर दे √2 से। यहाँ पे क्या हो गया? पीक वोल्टेज इज इक्वल टू √2 इंटू वोल्ट। बस ओम लॉ लगा दीजिए यहाँ पे आप। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा इज इक्वल टू IR, हमें चाहिए करंट I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन R। V0 है 16√2, R की वैल्यू है 15 इंटू 10 की पावर 3। ये चेंज कीजिए, I0 आ जाएगा 15, ये नियर अबाउट जाएगा 16 इंटू 1.414 115, और ये हो जाएगा मिली एम्पियर
तो काटेंगे तो 15 कम 15 1 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, दैट इज 1.5 मिली एम्पियर। 15 तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 है, 1 आएगा, तो दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ठीक। करेक्ट ऑप्शन इज डी 1.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट वेव एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, व्हाट डज नॉट चेंज। हाई रिफ्रैक्शन कंडीशन है, सिंपल से एक लाइन में से दूसरे क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। इन ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इन रिफ्रैक्शन विच क्वांटिटी डज नॉट गोइंग टू चेंज। क्वेश्चन बस पलट गया, विच क्वांटिटी डज नॉट गोइंग टू चेंज, विच क्वांटिटी डज नॉट गोइंग टू, विच क्वांटिटी डज नॉट गोइंग टू चेंज। कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक, कैसे, वेलोसिटी लिखिए, वेलोसिटी डिफरेंस क्या होती है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ये जो रिलेशन है v इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, जितनी दूरी होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। यहाँ पे क्या है, न्यू जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसलिए ये नहीं बदलता है। ठीक, तो v अपॉन लैम्डा का जो रेशियो है ना, ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा अगर मीडियम से मीडियम में जा रहे हैं तो। ठीक, अगर लाइट एक ग्लास से एयर में जा रही है तो इसका जो रेशियो है, ग्लास से एयर में जा रहे हैं अगर हम यहाँ से यहाँ, तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो होगी v अपॉन लैम्डा का जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट बना रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो दैट इज योर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। तो फोर्स के दो फॉर्म यहाँ पे क्या है, फोर्स दैट इज गोइंग टू फर्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स नेचर, दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स में वो कंफर्म करने के लिए करते हैं कर्ल ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। ये कंजर्वेटिव है, कर्ल है, अगर ये नहीं है तो ये नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा, इसके जो एग्जांपल्स हैं ऑल रियल फोर्सेस आते हैं, सभी जितने हम लोग फोर्स देख रहे हैं ना, ऑल फोर्सेस, ऑल एक्सपीरियंस्ड फोर्स, नो, हाँ एक्चुअल फोर्स बोल लीजिए या रियल फोर्स बोल लीजिए, जो भी है। तो जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सेंटीपिटल, एक्सेट्रा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए, इसमें एग्जांपल आता है आपका ऑल स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल और जितने भी हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल, जिसे हम लगाते नहीं है बल्कि वो अर्थ की तरफ से लगता है। ऑल स्यूडो फोर्सेस हो गया। दूसरा हो गया फ्रिक्शन, वो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो, कोई भी हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, एक तो क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछ लेगा, कंडीशन क्या है कंजर्वेटिव की। दूसरा, कौन सा एग्जांपल दे देगा, इसमें से कौन सा कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव। दो तरह से हो गए। तीसरा इसमें पूछ देता है कि क्या इनमें से कौन सा फोर्स है जो यूनिवर्स लॉ को फॉलो नहीं करता। देखिए यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं और ये ऑप्शन दिया रहे, तो ये कौन से, ये सारे के सारे क्या फॉलो करते हैं, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो जितने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स की क्वालिटी है, और जो इसके हैं वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव है। इसमें ज़्यादा है नहीं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इनके एग्जाम्पल रख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स, स्यूडो फोर्स। ठीक, तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखिए कौन सा फोर्स है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का है। नेक्स्ट प्रश्न, तो ऑप्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव नेचर, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फ्रिक्शनल। क्योंकि इलास्टिक फोर्स भी आपका रियल फोर्स में जाता है, कूलॉम फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न,
द कर्व फॉर अ सिंगल हार्मोनिक पेंडुलम इन अ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट विल बी। ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी है पैराबोला, ऑप्शन सी है एलिप्स एंड ऑप्शन डी है सर्कल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाहिए कर्व ऑफ द सिंगल हार्मोनिक कर्व। तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, v इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसे लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। और आप वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या हो गया, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये साइन नहीं कॉस हो जाएगा, एक कॉस ओमेगा टी। अब क्या गया, v प्रोपोर्शनल टू ए। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या देगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ गई तो यह आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर ए स्क्वायर होता तो v प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता तो यह आपको देता पैराबोला। ठीक, इस तरह से सर्कल में उसी तरह से है, इसको भी इस तरह भी और कोई क्वांटिटी होती। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज गोइंग टू द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सर, electric dipole when placed in a uniform electric field experiences. Option A है force, option B है force on of torque, option C है torque and option D है none of these। तो यहाँ पे बात करनी है हमें टॉर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, दो चार्ज अगर एक डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, सम डिस्टेंस पे है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा P इज इक्वल टू क्यू एंड उनके बीच का डिस्टेंस चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ हमने डिस्टेंस लगाया 2q, तो q इंटू 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल है। होता कैसे ऐसे, तो इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, बोथ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। ठीक, ये मान लीजिए कि आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक चार्ज ये मान लीजिए, एक चार्ज ये है, इनका ये एक सेंटर ऑफ लाइन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सपोज दैट ये एंगल थीटा बना रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक फोर्स वर्क करता है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करके, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस पर एक फोर्स लगाएगी और इसको ऐसे ला करके अपने डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा हुआ किस एंगल पे, फोर्स क्या करेगा, इसको घुमा करके अपने डायरेक्शन में लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसी को बोलते हैं टॉर्क। दैट इज अ टॉर्क। टॉर्क कैसे डिफाइंड है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ मेजर इसका है, तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। काम क्या है, इसको अपने डायरेक्शन में ये करने की कोशिश करता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को बोलते हैं टॉर्क एंड दैट इज ऑप्शन योर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स ऑफ टॉर्क करेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट क्वांटिटी चली जाएगी, फोर्स ऑफ टॉर्क, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू कर्ल ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा 0 से दे देगा। और फोर्स तो है ही, कोई भी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही रहा है, बट यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट टॉर्क का आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। It is possible to distinguish between the transverse and longitudinal wave by studying the property of option A interference, option B diffraction, option C reflection, option D polarization। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडिनल दो तरह से वेव होती हैं, वेव की नेचर दो हैं, ट्रांसवर्स और दूसरा क्या चले जाएंगे आप, लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स कंडीशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आपका लाइट वेव है। अब लाइट में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जितने भी हैं सब के सब इसी में आ गए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, साउंड। दूसरा वाटर वेव, इससे बहुत सारे हैं। ठीक, अब देखिए इंटरफेरेंस लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है, इसमें भी होता है, ट्रांसवर्स में भी। डिफ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडिनल भी होगा, रिफ्लेक्शन में भी होगा। रिफ्लेक्शन दोनों में होता है, एक चीज नहीं होती है वो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन इन पोलराइजेशन the variation of
द वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ मीडियम और डायरेक्शन of medium particles of medium particle of medium measured। पोलराइजेशन में होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स वेव है, इसमें ये डायरेक्शन हो गई वेव की, ठीक। तो इसकी भी अगर इस मीडियम में जा रही है तो इसके जो मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो इस मीडियम इसके वेव ऑफ जो वेव की डायरेक्शन के हैं क्या है 90 डिग्री पे मूव करते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर पे। ट्रांसवर्स में ये कंडीशन नहीं है, ये किसी में भी जा पाते हैं, ये ऐसे ऐसे कहीं भी जाते हैं, ये 90 डिग्री पे मूव नहीं करते हैं। तो इसलिए इनका जो वाइब्रेशन है, इनका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है उसको एक डायरेक्शन उसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल में ओरिएंटेशन नहीं किया जा सकता, इसका ओरिएंटेशन नहीं है, नॉट ओरिएंटेशन। और इसमें क्या है ओरिएंटेशन है, और पोलराइजेशन क्या है ओरिएंटेशन ही, मेजरमेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ही पोलराइजेशन है। इसमें क्या है ओरिएंटेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पे है ये, इसके साथ में यहाँ पे ये हो जाता है बट यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए पोलराइजेशन का केस जो है इट विल बी पॉसिबल ओनली इन ट्रांसवर्स, पॉसिबल ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। देखिए अगर क्वेश्चन में इस बार दे दिया, अगली बार पूछ देगा कि क्या साउंड में कौन सी घटना नहीं घट रही है, विच फिनोमिना विच नॉट अगर इन द साउंड वेव, तो वहाँ पे ऑप्शन फिनोमिना वही है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आंसर आराम से हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए ट्रांसवर्स वेव में लॉन्गिट्यूडनल में इसमें क्या क्वालिटीज है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, और क्या हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए था। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसवर्स कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रांसवर्स में 90 डिग्री पे वाइब्रेशन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल पे किसी डायरेक्शन वाइब्रेशन हो रहा है, बल्कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो 0 डिग्री मानिए, तो उसमें ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, और ओरिएंटेशन को ही मेजर करता है पोलराइजेशन। ओरिएंटेशन में कर सकते हैं, ट्रांसवर्स में हम नहीं कर सकते, तो इस तरह से को पोलराइजेशन में आ गया। तो क्वेश्चन कई तरह से घुमा के इसको पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अभी केबीएस में भी आया था 2023 वाले केबीएस में आया था जनवरी वाले में, इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखते हैं। ओके, तो ये आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। ऑल्सो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन, जो खुला हुआ है आपके लिए, कोई भी कमी हो उसे ही बताइए, हम लोग उससे सुधार करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर लिसन।